हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। ये हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनका एनालिसिस करेंगे, साथ में प्रत्येक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो देखिए इसका अभिष्ट उत्तर जो है 319 से 500 ईस्वी, यानी देखिए गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसमें जो है ए ऑप्शन जो है इसमें कवर हो जाता है, इस काल को कवर किया गया है, तो ए ऑप्शन सही है। इस वंश की स्थापना जो है 275 ईस्वी में महाराज श्रीगुप्त द्वारा की गई थी, किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जो था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट था और इसका कार्यकाल जो है 319 से 335 ईस्वी तक। अपनी महत्ता को सूचित करने के लिए इसने पूर्वजों के विपरीत जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ए ऑप्शन आपका सही है, अभिष्ट उत्तर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने जो है 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? वो था आपका प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जो था ये मतलब वाकाटक शासक था और 4 अश्वमेधों का जो है इसने संपादन किया था। इसके साथ ही इसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे और इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि जो थी साहित्य में थी और उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, डी ऑप्शन सही है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ जो है अपनी पुस्तक यानी अपनी रचना इनकी जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता और विजय पर मुग्ध होकर उन्हें जो है भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो देखिए देवगुप्त जिनका नाम है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी बी ऑप्शन सही है। देखिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इनका एक अन्य नाम जो है देवगुप्त है। ठीक है, इसका प्रमाण सांची और वाकाटक अभिलेखों से मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? तो देखिए आपको पता है चंद्रगुप्त द्वितीय था, सी ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य वह प्रथम गुप्त शासक थे जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली के लेख के अनुसार जो है इन्होंने विष्णु पद पर्वत पे विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो है प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? वो है समुद्रगुप्त से। देखिए इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से जो है इनके शासन के बारे में मतलब सूचना प्रदान करता है। यह अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है और इस स्तंभ पर जो है समुद्रगुप्त के संधि विग्रही हरिश्चंद्र ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक जो है वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का जो है उल्लेख किया गया है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जो है जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख मिलता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ है किसके शासन के बारे में यह सूचना प्रदान करता है? तो सेम क्वेश्चन है, आपको पता है समुद्रगुप्त के बारे में यह जो है सूचना प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो है आपका समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में किसका जो है लेख मिलता है? तो आपको पता है जहांगीर और भी लोगों का जो है इस पे वर्णन है, देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रह सचिव हरिश्चंद्र ने की थी। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगवाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। इस पर जहांगीर का एक लेख, रानी का अभिलेख, अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामात्रों को जो है संघ भेद रोकने के लिए भी निर्देश खुदे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी व प्रथम वीर उपाधि किनकी थी? तो समुद्रगुप्त की थी, ए ऑप्शन आपका सही है। इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इतिहासकार
एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है तेज राम शर्मा। इनकी पुस्तक है ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ता। इनमें इन्होंने जो है उल्लेख किया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद उसने पृथ्वी व्याम प्रतिरथ की उपाधि धारण की, और जिसका अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई मतलब प्रतिद्वंदी ना हो, यानी पृथ्वी का वह प्रथम वीर है। वैसे यूपी के यानी यूपीपीसीएस जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। तो वैसे इसका इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था, तो आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13। दिल्ली की कुवल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में जो है, तो वो है आपका चंद्र के स्मृति में, यानी बी ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के समीप है। इसे चंद्र नामक किसी राजा की उपाधि का वर्णन मतलब किया गया इसमें, और इस जिसका समीकरण गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था। भगवान विष्णु के सम्मान में ही उसने इस स्तंभ का जो है निर्माण करवाया था, और इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है भगवान विष्णु के वाहक गरुड़ का जो है चिन्ह अंकित था। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? वो है आपका गुप्त, सी ऑप्शन सही है। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण जो है गुप्त सम्राट स्कंद गुप्त के शासनकाल में, यानी 455 ईस्वी में हुआ था, और स्कंद गुप्त के हाथों से वे बुरी तरह से पराजित हुए थे। यह आक्रमण एक धावा मात्र रह गया था, और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को जो है तेज कर दिया था। स्कंद गुप्त है, इसकी मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में जो है लगभग मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में, कब 5वीं शताब्दी के अंत और 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी के कई क्षेत्रों पर जो है हूणों ने मतलब आक्रमण कर लिया था, कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। हूणों ने भारत पे आक्रमण किया था किसके समय में? तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर जो है विजय प्राप्त की थी? आपको पता है, बताइए। सी ऑप्शन सही है, स्कंद गुप्त। क्वेश्चन नंबर 17 सेम क्वेश्चन है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो कौन सा शासक था? तो स्कंद गुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो स्कंद गुप्त, डी ऑप्शन सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भित्री स्तंभ लेख से जो है यह प्रमाणित होता है कि स्कंद गुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा कथन कारण नहीं था, मतलब इसके साम्राज्य के पतन का जो कारण नहीं था वो आपको इसमें से चूज करना है। तो देखिए, पहला दिया है हूण आक्रमण, तो ये तो कारण था ही। प्रशासन का शांतिय ढांचा, इसका भी कारण था, मतलब पतन होने का। उत्तरवर्ती गुप्तों और बौद्ध धर्म स्वीकार करना, यह भी था। लेकिन अरब आक्रमण जो है इसके पतन के विभिन्न कारणों में से एक ये नहीं था, तो डी ऑप्शन सही है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के जो उपयुक्त कारणों में से अगर कह सकते हैं कि अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था, तो उपयुक्त कारणों में से ये नहीं था। भारत पर अरब आक्रमण जो है गुप्तों के पतन के बहुत बाद पूर्व मध्य काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है। शक विजेता जो है किसे मतलब किनको जो है शक विजेता के नाम से जाना जाता है, किनको कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता के रूप में जाना जाता है, तो सी ऑप्शन सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है गुप्त सम्राट है ये, और इनको जो है विक्रमादित्य भी कहते हैं, और ये शक विजेता कहे जाते हैं। पश्चिम भारत के अंतिम शासक जो था शक राजा रुद्रसिंह थर्ड है। राजा रुद्रसिंह थर्ड को जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था। शकों को हराने के कारण जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि सकारी भी है, और
उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य थे, जिसको गुप्त काल में रूपक यानी रूपक कहा गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं को ही जो है अनुकरण कर जो है रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था और शक राज में प्रचलित करवाया। सी ऑप्शन इसका सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ईस्वी की तीसरी शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोम साम्राज्य समाप्त हो गए, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक जो है निर्भर हो गए थे। तो देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर, सी ऑप्शन सही है। ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है 1999 का। ईस्वी की तीसरी शताब्दी से जो है जब हुण आक्रमण से रोम साम्राज्य का पतन हो जाता है तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर भी ये जो थे अधिक निर्भर हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त काल में उत्तरी भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन को जो है पतन से संचालित होता था? तो बताइए उत्तर भारतीय व्यापार जो है किस एक पतन से जो है संचालित होता था? वो आपको देखिए इसमें जो उत्तर है आपका ताम्रलिप्ति है और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक जो है प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारतीय व्यापार और साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह जो है भृगुकच्छ यानी भड़ौस था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ जो है समुद्री व्यापार हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क और व्यापारिक संबंध जो है बंगाल की खाड़ी पर बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं जो है हो सकती है? तो आपको इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। ए में कह रहा है प्राचीन काल और मध्य काल में जो है भारत के पास दूसरों की तुलना में अति उत्तम पोत निर्माण तकनीकी उपलब्ध थी। दूसरा कह रहा है इस उद्देश्य के लिए दक्षिण भारतीय शासकों ने व्यापारियों और ब्राह्मण पुजारियों और बौद्ध भिक्षुओं को जो है सदा संरक्षण दिया। सी कह रहा है बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को जो है सुगम बना दिया। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए सी ऑप्शन जो है आपका सही है। भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क जो है और व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे और इसका प्रमुख कारण था बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं के द्वारा समुद्री यात्रा का सुगम होना। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प सी है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसमें जो आपका सही है, इसमें दूसरा और तीसरा यानी श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर जो है न्यायिक अधिकार होता था। तो दूसरा और तीसरा सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में जो है श्रेणियों का विशेष महत्व था। यह संगठन व्यापारियों के द्वारा उनके व्यापार के समुचित संचालन के लिए स्थापित किए जाते थे। श्रेणियों का अपने सदस्यों पर जो है न्यायिक अधिकार होता था और श्रेणियों के द्वारा ही सदस्यों के वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों का निर्धारण किया जाता था। प्रत्येक श्रेणी का अपना एक प्रमुख होता था। राजा का जो है श्रेणियों के संचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। श्रेणियां अपने नियम स्वयं बनाती थी। स्थानीय प्रशासन में भी श्रेणियों का जो है काफी महत्व प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 27 है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो ये थे वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिलनाडु जो है ये क्षेत्र है, ये जो लोकेशन है वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये ऑप्शन सही है। वस्त्र उद्योग गुप्त काल का जो है प्रमुख उद्योग था। गुप्त काल में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख केंद्र थे ताम्रलिप्ति, भृगुकच्छ, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम, मुजिरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा और बारबेरिकम। तो ये देखिए याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में जो है प्रमुख उद्योग के लिए मतलब व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको और एक ऑप्शन उसमें जो है गलत होता है, तो वो आपको बताना है। तो नाम को 2-3 बार जो है रिवीजन कर लीजिएगा।
28 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से जो है संचालित होता था? तो वो था आपका ताम्रलिप्ति। डी ऑप्शन सही है। ऊपर में जो है हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ताम्रलिप्ति जो है ये गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार का मुख्य बंदरगाह था। ताम्रलिप्ति आधुनिक पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान को कहते थे, जो कि कोलकाता से लगभग 33 मील दक्षिण पश्चिम में रूपनारायण नदी के पश्चिमी किनारे पे जो है ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? वो है जो है सुश्रुत, यानी आपका डी ऑप्शन सही है। 29 में जो है डी है, आयुर्वेद और चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक है और सुश्रुत है। इसमें जो है मतलब आयुर्वेद तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की चरम परिणति चरक और सुश्रुत में मिलती है। गुप्तकालीन सुश्रुत संहिता में चिकित्सा के जो है ज्ञान और कार्यकुशलता के समान रूप से महत्व दिया गया है। तो याद रखिएगा किसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किससे मतलब प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? बताइए किनका नहीं है? तो है आपका भास्कराचार्य का, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, धन्वंतरी चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड जो है कह सकते पंडित थे। चरक और सुश्रुत भी जो है ये आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। चरक कनिष्क का राजवैद्य था जिन्हें चरक संहिता की रचना की थी, जबकि भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ और गणितज्ञ भी थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लीलावती नामक ग्रंथ की रचना की थी। इन ग्रंथों में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर जो है प्रकाश डाला गया है। तो इनका पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी जो है ये क्वेश्चन पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीन कालीन भारत में हुई जो है वैज्ञानिक प्रगति और इसके संदर्भ में कौन सा आपको बताना है कथन सही है? तो प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई थी उसमें से आपको जो स्टेटमेंट पहला है कि प्रथम शती ईस्वी पूर्व में जो है मतलब प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का जो उपयोग आम था। दूसरा, तीसरी शती ईस्वी में जो है आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। और तीसरा है, पांचवी शती ईस्वी में जो है कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथी है, सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इसमें देखिए पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। जो इसमें तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, ये सही नहीं है। प्राचीन काल में वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में उल्लेखनीय जो है रहा है। इस काल में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व तक जो है शल्य क्रिया में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरणों का जो है उपयोग होता था, किंतु उस काल या उसके बाद जो है अंग प्रत्यारोपण संभव नहीं हो सका था। गुप्त काल में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। पांचवी जो है शती ईस्वी तक जो है भारत में त्रिकोणमितीय में जया, कोजिया, जो है उत्क्रम जया, इनके सिद्धांत ज्ञात हो चुके थे। सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टीय इनमें जो है इनका उल्लेख है। सातवीं सती में जो है ब्रह्मगुप्त द्वारा जो है चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 32, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन जो है फलित ज्योतिष के जो है संबंधित था? फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से? वो थे आपका छप्पड़क, सी ऑप्शन सही है। ये जो थे फलित ज्योतिष से संबंधित थे और इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासक की प्रशंसा चीनी यात्री कुशल शासन की जो प्रशंसा है चीनी यात्री फायान ने भी की है। किनका? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। इनकी प्रशंसा यानी इनके जो शासन की प्रशंसा था चीनी यात्री फायान ने किया था। और इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में उत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। अगले क्रम पर महान चिकित्सक धन्वंतरी थे। तीसरे खगोल विज्ञानी वारामिहिर। चौथे कोशकार जो है ये थे अमर सिंह। पांचवें वास्तुकार शंकु तथा छठवें रत्न फलित ज्योतिषी और छपड़क थे। ठीक है, इसी प्रकार सातवें विद्वान व्याकरणज्ञ वरुचि, आठवें जादूगर जो है बेताल भट्ट और नवे रत्न जो थे नवे रत्न जो थे वो थे घटकरपर महान कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, तो घटकरपर जो थे ये एक महान कूटनीतिज्ञ थे।
33 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, इनके 9 रत्नों का जो है नाम को रट्टा नहीं मानना है, बस 2-3 बार, एक बार क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, 1-2 बार इसको ध्यान से देख लेना है, इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9 रत्नों में इनका नाम दे दिएगा 4 को, और उसमें एक गलत होगा, तो आपको इस तरह से याद रखना है कि कौन कौन लोग थे। देखिए जो क्वेश्चन 33 है, कालिदास किसके शासनकाल में थे, तो आपको पता है ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में थे, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित में कौन जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, तो बताइए कौन है। तो इसमें जो है दिनार जो है ये गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। ठीक है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में जो है कौड़ियों का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को जो है नाम दिया गया है, बताना है, वो है रूपक। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, अच्छा इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गुप्त शासकों के सिक्के जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा में पाए गए हैं। सिक्कों का सबसे प्रसिद्ध प्राप्ति स्थल राजस्थान का भरतपुर यानी बयाना है, और इनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे और स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, तो बताइए कौन सा गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे, वो था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासक में चंद्रगुप्त प्रथम ये सर्वप्रथम सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। गुप्त शासकों में गुप्त जो था, मतलब चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक श्रीगुप्त एवं घटोत्कच, इनके द्वारा जारी सिक्के पर जो है कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इन्होंने सिक्के जारी किए थे या नहीं, इनके बारे में कोई अभी सूचना नहीं मिलती है। समुद्रगुप्त द्वारा भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, परंतु इनका जो काल है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद का है। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, बताइए। मतलब कि प्राकृत जो थे ये इसमें जो गुप्त काल में लिखित जो संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे, क्या बोलते थे, प्राकृत। बी ऑप्शन सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त होता है, वह है एरण से। ए ऑप्शन सही है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य जो है एरण से प्राप्त होता है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का, जिसमें मतलब 510 ईस्वी का है, और जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, और इसकी तिथि जो है 319 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, इसमें आपको मिलान करना है। देखिए, एक तरफ सम्राट, दूसरे तरफ उसके सूची में दूसरे में जो है विरुद्ध दिया है। तो अशोक प्रियदर्शी से, गुप्त परक्रमांक, और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त का संबंध जो है क्रमादित्य से। नेक्स्ट है 41 नंबर, देखते हैं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो था गुप्त काल का, यानी 41 का ए सही है। गुप्त काल में नगर जो है क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त काल में या तो त्याग दिया गया, या वहां के आवासन में जो है पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा प्रमुख नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गए थे। मथुरा जैसा प्रमुख नगर कुम्हरार, सोनपुर, सोगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल में जो है ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, किस शासक वंश ने जो है मतलब कि मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, वो था गुप्त वंश। क्वेश्चन 42 का ये ऑप्शन सही है। देखिए, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे जो है अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि दान के साथ साथ जो है गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी जो है ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्राचीन भारत में किस वंश का जो शासनकाल है स्वर्ण युग कहा जाता है, वो है आपका गुप्तों का। गुप्त काल में कला और साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस कला को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस काल में जो है स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी, यानी किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी मतलब थी, यानी डी ऑप्शन इसमें देखिए सही है, इनमें से किसी में भी नहीं, यानी ऋग वैदिक काल को छोड़कर प्राचीन भारतीय इतिहास में स्त्रियों की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। ठीक है।
ऋग्वैदिक काल में भी स्त्रियों को जो है यहाँ पे मतलब कह सकते हैं स्त्रियों को ऊंचे दर्जे प्राप्त नहीं थे, यानी पुरुषों के समान नहीं समझा जाता था। इन्हें संपत्ति से संबंधित अधिकार नहीं दिए गए थे। गुप्त, मौर्य और चोल काल में भी जो है स्त्रियों की स्थिति से संबंधित कुछ सीमित प्रसंगों को छोड़कर उनकी दयनीय स्थिति का ही साक्ष्य मिलता है। स्त्रियों की पुरुष से बराबरी किसी काल में नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो देखिए उपज का छठा भाग था, बी ऑप्शन सही है। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः पक्षांत तक होता था। गुप्त अभिलेख में भूमि कर को जो है उद्रंग और भाग कर कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर जो है क्या है? तो देखिए 1/6 है, 1/6 है, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं 47, हिंदू विधि द्वारा जो है मान्य कर कितना था? तो देखिए हिंदू विधि द्वारा मान्य कर जो था वो था उपज का छठा भाग, यानी बी ऑप्शन सही है। 48, गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से जो है किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो देखिए ब्राह्मणों को। गुप्त काल में मंदिर और ब्राह्मणों को जो है भूमि दान में दी जाती थी, उसे अग्रहार कहा जाता था। ऐसी भूमि सभी प्रकार के करों से मुक्त होती थी और इनके ऊपर धारकों का पूर्ण स्वामित्व होता था। इस प्रकार के भूमिदान का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक और शैक्षणिक था। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे, क्या कहते थे? तो देखिए विदक भागम। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को विदक भागम अथवा उदक भाग कहा जाता था। हिरण्य मौर्य काल में लिए जाने वाला नगद कर था और गुप्त अभिलेखों में जो है इसको जो है उद्रंग कहा गया है। प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में जो है उल्लेख है कि ऊपर निका भूमि पर अस्थाई और अस्थाई रूप से रहने वाले किसानों से ये लिया जाता था। ऊपर निका भूमि पर जो है अस्थाई और अस्थाई रूप से रहने वाले किसानों से लिया जाता था। ठीक है, ये प्राचीन भारत की राजपूत युगीन संस्कृति में उल्लेख किया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी में वरांगल प्रसिद्ध था, बताइए किसके लिए? तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए जो था वरांगल प्रसिद्ध था। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तीसरी शताब्दी में वारांगल जो है लोहे के यंत्र और उपकरण हेतु प्रसिद्ध है। वारांगल में अगरिया लोग जो है बड़ी संख्या में रहते थे। अगरिया लोगों का प्राचीन काल से वर्तमान समय तक लोहे के यंत्र का उपकरण बनाना और जो है इसमें परंपरागत मतलब व्यवसाय अपनाना रहा है। तो सी ऑप्शन सही है। तो इनसे ये लोग जो है लोहे से संबंधित इनका जो है परंपरागत व्यवसाय भी रहा है। तो ये जो थे औजार बनाते थे, उपकरण बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, तुरमाड़ जो है किस जातीय दल का था? तो ये जो था हूण था, बी मतलब ऑप्शन सही है। तुरमाड़ ये हूण जातीय दल का था। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तुरमाड़ भारत पर दूसरे हूण आक्रमण का नेता था, यानी दूसरा ये आक्रमण करने वाला जो था तुरमाड़ था भारत पे। मध्य भारत के एर्ण नामक स्थान से जो है वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उसके लेख मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासन काल के प्रथम वर्ष में जो है उसका सामंत था। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? किस हूण शासक ने मिहिर कुल को पराजित किया था? तो था यशोधर्मन, यानी बी ऑप्शन सही है। मिहिर कुल जो है हूण शासक तुरमाड़ का पुत्र और उत्तराधिकारी था। मिहिर कुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और मंदसौर इनके लेख से जो है इनके लेखों से जो साक्ष्य प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम गुप्त नरेश बालादित्य और तत्पश्चात मालव नरेश यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह से जो है पराजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस जो है मुद्रा राक्षस, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो देखिए विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है वो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की जो दुर्भिसंधियां हैं इनके बारे में वर्णन, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए डॉक्टर केपी जायसवाल ने विशाख दत्त को चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन बताया है। उनके नाटक जो है मुद्रा राक्षस, इसे चंद्रगुप्त मौर्य के कृत्यों पर प्रकाश पड़ता है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों का जो है वर्णन किया गया है। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है
और बताना है कि इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। पहला है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवी अधिकारों का दावा करते थे। दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा जो इसका स्टेटमेंट है कि उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। तो देखिए पहला और तीसरा सही है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही है। गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत गुप्त वंशीय शासक अपनी दैवी उत्पत्ति में विश्वास करते थे। गुप्त शासकों ने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया था। गुप्त प्रशासन का जो स्वरूप था वो केंद्रीकृत न होकर संघात्मक था। गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का जो है राजा होता था। सामंत और प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों में नितांत स्वतंत्रता का अनुभव करते थे। इस तरह से पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। 55 नंबर जो है, कहा जाता है कि शतरंज का खेल जो कह सकते उद्भिद या जो ओरिजिनेट है वो कहां पर हुआ था, तो वो था भारत में, यानी डी ऑप्शन सही है। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान जो उद्भव हुआ था, इसका ओरिजिन है, जहां से इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से ईरान तत्पश्चात यूरोप में पहुंच गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक जो है मृच्छकटिकम, इसका विषय क्या था? तो देखिए इसका जो विषय था, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा, यानी ए ऑप्शन सही है 56 का। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासक मतलब गुप्तकालीन शासन व्यवस्था का जो है और नगर जीवन के विषय में रोचक सामग्री मिलती है, रोचक तथ्य मिलते हैं। इससे तत्कालीन समाज में होने वाले परिवर्तनों पर प्रकाश पड़ता है और इससे पता चलता है कि उज्जैनी में कुछ शूद्र अधिकारी थे। उन्होंने महाकाव्यों और पुराणों का जो है उनको जो है अधिकार भी मिल गया था, यानी श्रवण करने का। और इस ग्रंथ में चारुदत्त नामक ब्राह्मण सार्थवा और एक गणिका की पुत्री जो है वसंत सेन की जो है प्रेम कथा शब्दों के रूप में जो है वर्णित किया गया, पिरोया गया। इनके प्रेम कथा को जो है इसमें बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 57, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? वह है कपिल का। सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन के प्राचीनतम संप्रदायों में परिगणित है। महर्षि कपिल को जो है सांख्य दर्शन का प्रतिष्ठापक आचार्य माना गया है। कहा जाता है कि उन्होंने सांख्य सूत्र और तत्व समास, ठीक है, सांख्य सूत्र और तत्व समास नामक ग्रंथों की रचना की थी। दोनों ग्रंथों का नाम याद रखना है और किसने रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 58 सेम है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, तो बी ऑप्शन सही है। 59 है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया था, किसने किया था? तो सी ऑप्शन सही है, कपिल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्म के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर जो है ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए केवल दो, मतलब कि इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट है यानी बी ऑप्शन सही है, केवल दो, ठीक है। सांख्य पुनर्जन्म और आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य दर्शन में अज्ञानता को ही जो है दुखों का कारण और विवेक ज्ञान को जो है उनके मुक्ति का एकमात्र उपाय बताया गया है, तो बी ऑप्शन सही है। 61 नंबर क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो बताइए, आपको याद है क्योंकि बहुत बार आपने इस क्वेश्चन को किया भी होगा। सिंपल क्वेश्चन है। 61 का आपका जो है ए ऑप्शन सही है, पतंजलि। इसको देख लेते हैं। महर्षि पतंजलि को जो है योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। भारतीय परंपरा में योग साधना का जो इतिहास है अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता, जैन और बौद्ध मतों में जो है योग संबंधी क्रियाओं का जो है विवेचना प्राप्त होता है, उनका वर्णन मिलता है। सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही जो है सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया और इसीलिए इसे जो है पतंजलि दर्शन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, योग के आविष्कारक थे, सेम क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है, पतंजलि। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है? वो है, बताइए कौन सा है? तो अनुस्मृति जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, यानी योग चित्त वृत्ति निरोध
इसके रूप में परिभाषित किया है। लगभग 200 ईस्वी पूर्व में जो है महर्षि पतंजलि ने योग को लिखित रूप से संग्रहित किया और योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र की रचना के कारण पतंजलि को जो है योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने योग के 8 अंग यानी यथा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का जो है वर्णन किया है। यही अष्टांग योग है और स्पष्ट है कि अनुस्मृति अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो अनुस्मृति जो है अष्टांग योग का अंश नहीं है, याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि के जो समसामयिक थे वो कौन थे? तो बताइए पतंजलि किनके समसामयिक थे? तो पुष्यमित्र शुल्क के, यानी सी ऑप्शन सही है, 64 के सी। 65 नंबर क्वेश्चन है, नव्य न्याय संप्रदाय जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो गंगेश थे, बी ऑप्शन सही है। देखिए नव्य न्याय संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति तत्व चिंतामणि से हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके संवर्धन के लिए जो है मतलब इसके संवर्धन के लिए बंगाल के नवद्वीप के न्यायिक वासुदेव सार्वभौम जो है दीधिकार, रघुनाथ शिरोमणि और मथुरानाथ जगदीश और गद्दाधर जो है भट्टाचार्य सुप्रसिद्ध हैं। तो नाम थोड़ा सा एक दो बार जो है देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। 66 नंबर क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निरोध करने वाली मतलब निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो आपको पता है वो है चार्वाक, डी ऑप्शन सही है। ये बात चार्वाक ही कहते हैं। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन जड़त्ववादी भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है और इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, उधार लेकर घी पियो, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद जो है पुनर्जन्म नहीं होता है। तो घी पिए, उधार लेकर भी पिए। इसमें जो है संस्कृत में लिखा गया है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो भस्मीभूतस्य देहस्यम पुनरागमन कृत। तो इस तरह से इसका पूरा श्लोक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को जो है प्रचारित किया था, किसने किया था? तो गौतम ने किया था। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम ने किया है और जिन्हें हम अक्षपाद भी कहते हैं। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का जो अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का और जैमिनी ने पूर्व मीमांसा का जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे, तो आपको पता है वो गौतम थे, ए ऑप्शन सही है। देखिए इसमें और भी इंफॉर्मेशन है, देख लेते हैं। न्याय दर्शन जो संबंध है वो गौतम से संबंधित है, सांख्य दर्शन कपिल से, वैशेषिक कणाद से और मीमांसा जैमिनी से। 69 नंबर सेम क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता थे, बताइए कौन थे? तो जैमिनी थे। 70 में है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इससे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा और धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर और उद्भव आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना जो है भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है, जिन्होंने अपने प्रमुख तर्क और बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म और दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद जो है शाश्वत सत्य है? वह है मीमांसा का, सी ऑप्शन सही है। मीमांसा दर्शन जो है वेद को शाश्वत मानता है, सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में जो है वेद के ज्ञान कांड पर जो है इस भाग पर ज्ञान कांड पे जो है विचार किया गया है, इस पे फोकस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? वो है आपका लोकायत और कपाली, सी ऑप्शन सही है। मीमांसा और वेदांत ये जो है न्याय और वैशेषिक तथा सांख्य और योग भारतीय षड्दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षड्दर्शन आस्तिक जो है दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कपिल, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी और बदरायण थे। तो इन 6 जो कह सकते हैं जो दर्शन है, इनके जो प्रणेता हैं, जो रचयिता हैं, इनका नाम याद रखना है। लोकायत और कपाली भारतीय षड्दर्शन के भाग नहीं है।
73 क्वेश्चन देखिए, अद्वैत दर्शन के संपादक कौन थे? तो ये शंकराचार्य हैं। इस दर्शन का संपादन इन्होंने किया था। अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो हैं शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भगवद गीता, ठीक है, इन पर भाष्य लिखकर अद्वैत का समर्थन किया था। ब्रह्म सूत्र पर उनका भाष्य जो है ब्रह्म सूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र जो है कहलाता है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो देखिए ज्ञान के द्वारा, ए ऑप्शन सही है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को जो है मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है या किया गया है, और उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही जो है मुक्ति मिलती है, ठीक है, ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत वेदांत में भी सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्ट है, यानी मतलब इससे जो है मुक्त है, जबकि विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को जो है मोक्ष का साधन बताया गया है। तो याद रखिएगा, अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया गया है, विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का मोक्ष का साधन माना गया है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, यहां पे है 75, निम्न में से किसका संबंध जो है वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? वो है आपका अभिनव गुप्त। इनका जो संबंध है वेदांत दर्शन के साथ नहीं है। अभिनव गुप्त जो है मतलब कि वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ होता है वेद का अंत, वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। वेदांत जो दर्शन है इनके 3 आधार है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। इन्हें जो है इन वेदांतों को प्रस्थान त्रयी भी कहा जाता है। कई सूक्ष्म भेदों के आधार पर इसके कई संप्रदाय या इसके कई प्रवर्तक भी हैं, जैसे शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद। अभिनव गुप्त जो है इनकी मुख्य ख्याति तंत्र और अलंकार शास्त्र के क्षेत्र में है, ठीक है, दर्शन के क्षेत्र में मतलब कि तर्क शास्त्र से जुड़े हुए थे। और 76 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को आपको मिलान करना है। एक तरफ संवत्सर है और दूसरे तरफ किस समय से गणना की जाती है, मतलब किस समय दिया गया है उनके साथ आपको मिलान करना है। ए यानी विक्रम जो संवत्सर है इसका संबंध 58 ईस्वी पूर्व है। शक संवत का 78 और गुप्त संवत्सर का जो है 320 और कली संवत्सर का जो है आपका देख सकते हैं 3102 ईस्वी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 77, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और कौन सा जो है उत्तर सही दिया गया है वो आपको चूज करना है, चुनना है। पहला स्टेटमेंट है विक्रम संवत जो है इसमें विक्रम संवत का जो ईस्वी दिया है 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ है। शक संवत 78, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ है और भारत में मुसलमान शासन का जो युग है सन 1100 यानी 1192 से शुरू हुआ है। तो देखिए ऊपर में इसका डिस्कशन किए थे, तो बताइए। देखिए इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों सही है। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। विक्रम संवत का काल याद रखिएगा 58 अथवा 57 ईस्वी पूर्व से, और शक संवत का 78 ईस्वी पूर्व से जो है प्रारंभ हुआ था। इसका कार्यकाल दोनों इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी और गुप्त काल से प्रारंभ से तात्पर्य है गुप्त साम्राज्य अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम के शासन काल के आरंभ यानी 319 ईस्वी से। यद्यपि 8वीं शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ से ही जो है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत के सिंध प्रांत को अधिकृत कर लिया गया है, मतलब कर लिया गया है नहीं। भारत में मुसलमान शासन का जो युग है मोहम्मद गौरी के तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय यानी 1192 ईस्वी से प्रारंभ माना जाता है और इस प्रकार चारों कथन सही हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 78, पुलकेशिन सेकंड का बदामी जो शिलालेख है शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो कौन सा वर्ष होगा? तो देखिए 601 जो होगा इसका वर्ष होगा। देख लेते कैसे होगा। देखिए शक संवत का जो प्रारंभ है 78 ईस्वी से माना जाता है और विक्रम संवत का प्रारंभ 57 अथवा 58 ईस्वी पूर्व जो है निर्धारित किया गया है। पुलकेशिन सेकंड जो है इनके बदामी शिलालेख को विक्रम संवत से दिनांकित करने के लिए जो है 465 में 78 और 58 जो है जोड़ना होगा। तो 465 प्लस 58 और 78 बराबर 601 विक्रम संवत। तो इस तरह से आपका उत्तर ए होगा।
79 है, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का जो वर्ष है 556 दिया गया है, उसका तुल्य वर्ष है क्या है, तो देखिए ऊपर देखिए, इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसका जो तुल्य वर्ष होगा वो 634। कैसे, देखिए शक संवत का प्रचलन कुषाण वंशीय शासक के जो कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी में किया था, और शक संवत में जो है 556 अंकित है, तो इसमें जो है 78 जोड़ देंगे तो 634 आपका जो है उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का जो मूल स्थान था वो कौन सा था, तो प्रतिष्ठानपुर। पुराणों के अनुसार चंद्रवंश या सोमवंश जो है ये क्षत्रिय वर्ण के मतलब 3 मूल वंशों, 2 सूर्यवंश और 1 अग्निवंश से मतलब थे, इनका संबंध था। चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान त्रेता युग में प्रयाग था, परंतु प्रलय के पश्चात द्वापर युग में चंद्रवंशीय संवारण ने प्रतिष्ठानपुर, वर्तमान में झुंसी जो इलाहाबाद में, इनकी राजधानी की स्थापना जो है यहाँ पे की गई थी। मतलब इनकी राजधानी जो थी यहीं पे थी, कहाँ पे, प्रतिष्ठानपुर में राजधानी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चंद्रवंशीय संवारण ने। 81 नंबर क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो कहां पे थी, तो कनौज में थी, बी ऑप्शन सही है। और 82 नंबर जो क्वेश्चन है, हर्ष के समय की सूचना किसकी पुस्तक में जो है सन्निहित है, यानी बताइए किसके पुस्तक में जो है संजोया गया है, वो आपका कल्हण का पुस्तक, यानी कल्हण, यानी बी ऑप्शन सही है। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना इसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति जो है हर्ष चरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हण कृति राजत रंगड़ी में भी जो है मिलती है। कालिदास और हरिसेन की रचनाओं में हर्ष से संबंधित किसी भी सूचना का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह जो है वर्धन वंश के इतिहासकार का प्रमुख स्रोत है, और यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक और अपनी समकालीन शासन और उसके पूर्वजों के जीवन का जो है मतलब विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। 84 नंबर क्वेश्चन है, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कहां पे थी, तो कनौज थी। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राजश्रेय दोनों तथा कनौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। चीनी स्रोत से यह जो है पता चलता है कि हर्ष और राजश्रेय दोनों साथ साथ कनौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी जो है थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्रेय को जो है प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। यह हर्ष के विस्तृत साम्राज्य पर प्रशासन करने के लिए जो है उपयुक्त था। ठीक है, 85 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी, तो इसका सी ऑप्शन सही है, कनौज किया था। 86 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का जो है आयोजन किया था। ठीक है, कहां पे, कनौज और प्रयाग में। देखिए, अन्य धर्मों से महायान की उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए इनके महायान की उत्कृष्टता को सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कनौज में विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के आचार्यों की एक विशाल सभा बुलवाई। चीनी साक्ष्यों के अनुसार अगर बात करें तो इस सभा में 20 देशों के राजा अपने जो है देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 में जो क्वेश्चन 87 है, इसके बारे में और भी शायद है 86 का, तो आगे बढ़ते हैं। 87 जो है देखते हैं। 87 में उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वो था प्रयाग, बी ऑप्शन सही है। 88 में है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, किसने रोका, तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को पुलकेशिन सेकंड जो है रोका था, इसका बी ऑप्शन सही है। हर्ष के विजय के फलस्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक पहुंच गई थी। पुलकेशिन सेकंड भी जो है उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच जो है युद्ध असंभावी हो गया था। नर्मदा के तट पर दोनों के बीच जो है युद्ध हुए, जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन सेकंड की एहोल प्रशस्ति और वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है हर्षवर्धन को पराजित किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था, डी ऑप्शन सही है। कवि बाण निवासी थे, कहां के थे, तो ये जो थे देखिए, बाणभट्ट का जन्म औरंगाबाद जिले के यानी वर्तमान बिहार जो है सोन नदी के किनारे अवस्थित
पृथ्वीकुटा नामक गांव में हुआ था। तो डी ऑप्शन सही, इसमें कोई उत्तर में जो है इस गांव का नाम नहीं है। और इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम जो था राज देवी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 है, ह्वेन सांग किसके शासनकाल में जो है भारत आया था? तो ह्वेन सांग जो है ये सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के समय की सौ प्रमुख घटना जो है चीनी यात्री ह्वेन सांग के भारत आगमन है, और उसके उत्कट अभिलाषा यानी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी अभिलाषा जो है महात्मा बुद्ध का चरण चिन्हों द्वारा पवित्र की गई जो है स्थान है, इसको देखने और पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में जो है प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक प्रसिद्ध जो है ग्रंथ लिखे, जिसे हम सीयूकी कहते हैं। ठीक है, तो सीयूकी किसके द्वारा लिखा गया ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 92 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री जो आया था भारत, वो कौन था? तो देखिए ह्वेन सांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये एक चीनी यात्री था। 93 नंबर क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री युवान चांग, जिसे हम ह्वेन सांग भी कहते हैं, तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सही है? पहला है, सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं, जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल विष द्वारा जो है सत्य परीक्षा किया जाना ही इस किसी भी व्यक्ति की जो है निर्दोषी और दोष के निर्णय का साधन थे। क्वेश्चन नंबर 93 में जो थर्ड स्टेटमेंट है, व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर जो है शुल्क देना पड़ता था। तो देखिए दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। कैसे? ह्वेन सांग के अनुसार अगर बात करें तो सड़कों पर आवागमन जो है पूर्णतः सुरक्षित नहीं था। ह्वेन सांग स्वयं जो है कई बार चोर डाकुओं के चंगुल में फंस चुका था। इस प्रकार कथन पहला जो है गलत है। ह्वेन सांग के अनुसार अपराध अथवा निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि जल विष आदि द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी, और उसके अनुसार व्यापारिक मार्गों घाटों बिक्री की वस्तुओं आदि पर भी जो है कर लगते थे, जिससे राज को पर्याप्त धन प्राप्त होता था। तो दूसरा तीसरा जो है कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 94, हर्ष के दरबार में ह्वेन सांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो वो था बताइए कौन सा था? देखिए इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। ह्वेन सांग चीन के तांग वंशीय शासक ताई सुंग का समकालीन और इसी के राज्य का नागरिक था। तुर्क आक्रांताओं के भय से ताई सुंग ने जो है अपने नागरिकों के लिए पश्चिम में विदेश यात्रा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। 627 ईस्वी में ह्वेन सांग राजाज्ञा का उल्लंघन कर ताई सुंग राज्य के पश्चिम में यात्रा करते हुए सिल्क मार्ग से भारत पहुंचा। 13 वर्षों के भारत प्रवास के बाद जब वो वापस चीन पहुंचा, तब सम्राट ने उसके कृत्यों के लिए उसे दंडित करने के बजाय उसका स्वागत किया और उसे अपना आध्यात्मिक सलाहकार भी नियुक्त किया। सम्राट के अनुरोध पर ह्वेन सांग ने अपने यात्रा अनुभवों को पुस्तक ए रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न रीजन्स में जो है संकलित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, ह्वेन सांग की भारत में जो है यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए जो सबसे प्रसिद्ध नगर था वो कौन था? तो जब ह्वेन सांग आया था भारत में तो उस समय की बात करना है, या उसके यात्रा के समय जो सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था वो था मथुरा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए चीनी यात्री ह्वेन सांग हर्षवर्धन के समय में भारत आता है, और उसके अनुसार मथुरा जो है उस समय सूती जो वस्त्र है, कॉटन जो है, इसके लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी जो है रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ह्वेन सांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहां का व्यापार ही था। बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए जो है चिंतामणि भूमि और व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया है। यहाँ के निवासी अधिकांशतः व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। उज्जैनी और कनौज जो है ये भी जो है इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। तो ये भी समृद्ध थे उज्जैन और कनौज। उज्जैनी कनौज का नाम याद रखना है। 96 है, कॉशियस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए कॉशियस शब्द जो है रेशम के लिए प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन सही है। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कॉशियस शब्द का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97, चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था? तो बताना है आपको। ह्वेन सांग ने जिस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था वो विद्यालय है नालंदा।
चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। 637 ईस्वी पूर्व में जो है ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में जो है मतलब कि अध्ययन करता है और इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने जो है योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धानेकटक होता हुआ कांची पहुंचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आता है और उसने जो है वहां पे जो है आख्यान भी दिए। 98 नंबर क्वेश्चन है, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का जो मुख्य कारण है वो क्या है? तो देखिए सीयू की उसकी जो रचना है उसको याद करने का एक मुख्य कारण है। 98 के बाद 99, चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी वो बताइए कौन सा था? तो सेम क्वेश्चन, ह्वेनसांग। ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। ह्वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। ह्वेनसांग जो है चीनी यात्री था जो हर्ष के समय में यह भारत आया था। इसे यात्रियों का जो है राजकुमार कहा जाता है, तो याद रखिएगा। और इसे यात्रा विवरण जो इसका जो यात्रा विवरण है वो सीयूकी में संकलित है। इसमें जो है इसका वर्णन किया गया है। ह्वेनसांग बौद्ध था। 100 नंबर जो क्वेश्चन है, सीयूकी की जो नामक यात्रा है निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ है? तो ह्वेनसांग से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन सही है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग कितने ईस्वी में? तो इसने जो किया था 671 या 662 ईस्वी में जो है इसने जो है बिहार का भ्रमण किया था। जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ जो है बौद्ध धर्म के जो अवशेष थे इनको देखने की इच्छा से ये पश्चात विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। बाद में जो उसके साथियों ने जो साथ था छोड़ दिया था, वह अकेला कैंटन नगर में मतलब कैंटन से जहाज में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा था और दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। 693 से 94 ईस्वी के लगभग सुमात्रा होता हुआ वो चीन जो है वापस लौट गया। 102 नंबर क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो बताइए इन तू। बी ऑप्शन सही है। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का जो उल्लेख है इन तू, ठीक है, और थियानतू नाम से जो है करते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का जो कारण था वो बताइए कौन था? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के जो विनाश का कारण था वो मुसलमानों का था, मतलब मुसलमान थे इनके विनाश के कारण, मतलब विनाश करने के कारण। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमण जो कारी थे, तुर्क के मुस्लिम आक्रमणकारी 1193 ईस्वी में इन्होंने जो है नष्ट कर दिया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी का अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों ने 1193 में इसे नष्ट किया। भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में जो है इसे देखा जाता है। 104 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन जो है बिहार कौन सा है? वह है नालंदा बिहार। नेक्स्ट 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बारे में थोड़ा देखिए, नालंदा बिहार के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बिहार प्रांत के पटना से 64 किलोमीटर दक्षिण में बड़गांव नामक स्थान में स्थित नालंदा भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने जो है, याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम, इसने जो है नालंदा बौद्ध बिहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इसे बिहार को मतलब दान दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 105 नंबर क्वेश्चन, नालंदा कहां पर स्थित है? तो आपको पता है ये बिहार में स्थित है। 106 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कौन था? तो कनौज था। गुप्तोत्तर युग में व्यापार का जो केंद्र था उज्जैन से हटकर कनौज हो गया था। उज्जैन का महत्व गुप्त काल में शक विजय के बाद जो है बहुत बढ़ गया था। जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसे दूसरी राजधानी बनाया था, गुप्तोत्तर काल जो है हर्ष ने, इस काल में हर्ष ने कनौज को थानेश्वर के स्थान पर जो है अपनी राजधानी बनाया था। और कनौज गंगा यमुना द्वार में स्थित होने के कारण बहुत जो है महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल होने के कारण तीन शक्तियों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के आकर्षण का जो है एक केंद्र भी बना। 107 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है कि सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। कारण आर कह रहा है इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित जो है आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आए। तो बताइए कौन सा सही है? क्या आर ए की सही व्याख्या कर रहा है? तो सही है,
आर ए की सही व्याख्या भी करा है और ए आर दोनों स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 108, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जो है सामंत व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। तो सामंत व्यवस्था के जो अनिवार्य तत्व हैं वो है, पहला स्टेटमेंट जो है इसमें अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता। दूसरा स्टेटमेंट है भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय। और तीसरा है सामंत और उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना। तो बताइए कौन सा जो है स्टेटमेंट इसमें सही है, दूसरा तीसरा सही है। सामंत शब्द का उल्लेख जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया गया है। सर्वप्रथम अश्वघोष जो प्रथम शती के बुधचरित्र में इस शब्द का प्रयोग जागीरदार के लिए किया गया है। सामंती व्यवस्था का अंकुरण शक कुषाण काल में हुआ। राजपूत काल तक आते आते यह समाज पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गया। भारत में सामंती व्यवस्था कुषाणों से लेकर राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल तक जो है प्रशासनिक व्यवस्था का अभिन्न अंग बनी रही। इस व्यवस्था के चरमोत्कर्ष काल में भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा। सामंतों के प्रशासन पर बढ़ते प्रभाव के कारण केंद्रीय सत्ता में जो है अत्यंत निर्बलता आ गई। अपनी शक्ति के लिए सम्राट जो है पूर्णतः सामंतों पर ही आश्रित रहने लगे। सामंतवाद के विकास के सामाजिक आर्थिक कारण शक कुषाण युग में स्पष्ट होने लगते हैं। इस समय ग्रामों में ग्रामपतियों का एक संपन्न वर्ग जो है उठ खड़ा हुआ, जिसकी अधीनता में निर्धन किसानों का वर्ग था। इसके साथ ही विदेशी जातियों ने कुलीन शासक वर्ग का स्थान ग्रहण कर लिया और इस प्रकार स्वामी सामंत संबंधों का विकास हुआ। भारतीय सामंती व्यवस्था यूरोपीय सामंती व्यवस्था से भिन्न थी। भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व पाया जाता था, अर्थात सामंती व्यवस्था से भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व वाली प्रशासनिक व्यवस्था का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है चीन जो है चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में जो है भाग लिया। दूसरा स्टेटमेंट है चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। और इसके बाद में इसमें बताना है कि कौन सही है। तो देखिए डी सही है, यानी पहला दूसरा कोई स्टेटमेंट सही नहीं है। चीनी यात्री फायान गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो है भारत आया है। 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक जो है उसने भारत के विभिन्न स्थलों की जो है यात्रा की। और चीनी यात्री मतलब जो वेनसांग है, तीर्थयात्री वेनसांग है, 629 ईस्वी में जो है तांग शासकों की राजधानी चंगन से जो है भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। वेनसांग है हर्ष जो है वेनसांग से मिलने के पूर्व जो है बौद्ध धर्म मतलब इसके ओर उन्मुख हो चुका था। वेनसांग से भेंट के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा जो है इसको राजश्रय प्रदान किया और वह पूर्ण बौद्ध बन गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 110, निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो सही नहीं है, संत शंकराचार्य के बारे में 4 स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, तो ये जो है इनके बारे में सही नहीं है। बी, उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों के विस्तार पर जो है रोक लगाई, ये भी सही नहीं है। सी स्टेटमेंट कर रहा है कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था, तो देखिए ये आपका सही है, इस पे टिक करना है, सी ऑप्शन सही है। और डी, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था, ये भी सही नहीं है। देखिए इसके बाद इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। शंकराचार्य को जो है शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल के एक छोटे गांव में जो कलाडी है इसमें हुआ था। शंकराचार्य के समय में बौद्ध और जैनियों के प्रभाव में आकर हिंदुत्व समाप्त होता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए शंकराचार्य ने वेदांत पर जो है बल दिया। हिंदू धर्म के इन्हीं उत्थान के प्रयासों के लिए उन्हें जो है सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। वेदों के अध्ययन और संकलन के लिए उन्होंने संपूर्ण भारत को जो है पैदल ही भ्रमण किया और उनके दर्शन को जो है मतलब अद्वैत वेदांत के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो वर्तमान में हिंदू धर्म के प्रथम प्रदर्शक माने जाते हैं, इनका विवरण जो है, पहला है श्रृंगेरी, ये कर्नाटक में जो दक्षिण में है। दूसरा द्वारका गुजरात में, ये पश्चिम में है। और पुरी जो पूरब में उड़ीसा। और जो चौथा है ज्योतिष मठ यानी ज्योति मठ जो है ये जोशी मठ यानी उत्तराखंड उत्तर में है। यानी पश्चिम, पूरब,
उत्तर दक्षिण 4 दिशाओं में 4 मठों का इन्होंने स्थापना किया था। चारों दिशाओं का जो नाम है, चारों दिशाओं में जो जो मठ है यानी जो स्थापित किए थे उनका लोकेशन भी याद रखना है। तो देखिए जैसे कर्नाटक में श्रृंगेरी यानी ये दक्षिण में था, द्वारका जो गुजरात में है ये पश्चिम में स्थापित था, उड़ीसा में पुरी मठ है यानी ये पूरब में था, और ज्योतिष मठ जो है ये उत्तराखंड में कहाँ पे ज्योति मठ जो है जोशी मठ में यानी उत्तराखंड उत्तर में ये स्थित है। 111 नंबर क्वेश्चन है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहां पर हुआ था? तो आपको पता है केरल में हुआ था। 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो है कहां स्थित है? सेम क्वेश्चन है, आ गया है। तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी, सी ऑप्शन सही है और इनका लोकेशन आपको पता है। 113 है, निम्नलिखित में कौन सा जो है 4 धाम में सम्मिलित नहीं है? वो है आपका मानसरोवर, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 4 धाम में जो है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम आते हैं, यानी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम का आपको नाम याद रखना है। जबकि छोटा 4 धाम में उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है, उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। 114 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ा में कौन जोड़ा जो है सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें हरिसेन जो हर्ष से संबंधित है यानी इसमें ये जोड़ा सुमेलित नहीं है। हरिसेन जो है प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता तथा समुद्रगुप्त का संधि विग्रह सचिव था, जबकि हर्ष का दरबारी कवि वाणभट्ट था। अन्य विकल्पों में जो युग्म दिया गया सुमेलित है। 115 में आपको मिलान करना है, एक तरफ दरबार कवि, दूसरे तरफ राजा। तो बताइए किस राजा के कौन सा दरबार कवि था? तो देखिए अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के, हरिसेन समुद्रगुप्त के और बाणभट्ट हर्षवर्धन के। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन सही है, कौन सा? बी। 16 में भी आपको मिलान करना है, भोज का संबंध धार से है, दुर्गवती का जो संबंध है गुंडवाना, समुद्रगुप्त का विदिशा से और अशोक का उज्जैन से है। 116 तक ही पूरा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। वीडियो को देखिए लाइक शेयर के साथ साथ आपको जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, और कोई भी डाउट हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, आप कमेंट करिए और जो भी डाउट है आप वहां पे टाइप करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।